उधर मुंबई में आज बीजेपी की अहम मीटिंग होने वाली है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी के सभी लीडर आज मौजूद रहेंगे। फडणवीस जल्दी ही उद्धव ठाकरे से बात कर सकते हैं। फडणवीस के अलावा महाराष्ट्र बीजेपी के सभी बड़े लीडर आज इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। फडणवीस उद्धव से बात कर तनाज़े को सुलझा सकते हैं। तो लगातार जो सरकार बनाने की कोशिशें हैं वो की भी जा रही हैं और देखने वाली बात यह है कि रस्साकशी जो है वो लगातार जारी है। एनसीपी सदर शरद पवार भी इसमें अपनी भूमिका अदा करते नजर आए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो जिम्मेदारी है, इक्तदार की जो कुर्सी है वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ही संभाले। वो अपोजिशन में बैठकर अपोजिशन का एक जो किरदार है उसको अदा करेंगे। हालांकि उन्होंने कल सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। साथ ही साथ कल का अगर अपडेट आपको दें तो देवेंद्र फडणवीस भी आए थे जिन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी। गौरवफोस जो है दोनों तरफ से किया जा रहा है। हालांकि संजय रावत के जो तेवर है उसमें थोड़ी सी नरमी भी देखी गई है और लग यही रहा है कि जल्दी ही इस तनाज़े का हल हो सकता है। जो बातचीत का दौर है वो खत्म नहीं किया गया है, लेकिन बातचीत जारी है, रस्साकशी जारी है, छींटाकशी जारी है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी ही सरकार की जो तस्वीर है वो साफ हो जाए। चूंकि 8 नवंबर को असेंबली जो है वो खत्म हो रही है, उसका जो मुद्दतकार है 8 नवंबर को खत्म हो रहा है। लिहाजा जरूरी है कि उससे पहले सरकार बना ली जाए। तो महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर को असेंबली इंतखाबात के रिजल्ट का ऐलान हो गया था। इंतखाबात के रिजल्ट में किस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा था, लेकिन हुक्मरान बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद को एक बार फिर से हुकूमत बनाने का मैंडेट मिला है। लेकिन इस रिजल्ट को आए हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि हुकूमत आखिर कौन बनाएगा। इस बार महाराष्ट्र में फंस गई सरकार। कुर्सी पर रार अब तक बरकरार। सब आजमाया, हल नहीं निकल पाया। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर रस्साकशी अब तक जारी है। रियासत में सरकार बनाने को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक मीटिंग्स का दौर जारी रहा, लेकिन सरकार बनाने की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो सकी। महाराष्ट्र की सियासत के अहम खिलाड़ी पीर को मीटिंग्स में सरकार बनाने का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिर में नतीजा सिफर ही रहा। सीएम देवेंद्र फडणवीस पीर की सुबह दिल्ली पहुंचे और वजीर दाखिला भारतीय जनता पार्टी के सदर अमित शाह से मुलाकात की। यहाँ पर सरकार बनाने की हिकमत अमली पर दोनों लीडरान के बीच रियासत के सियासी हालातों पर गौर-व-खोज किया गया। लेकिन जब फडणवीस अमित शाह से मिलकर निकले तो फडणवीस ने किसी तरह के तबसरे से इनकार कर दिया। सत्ता के समीकरण में कौन क्या कह रहा है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कई लोग बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी करने वाली नहीं है। एनसीपी सदर शरद पवार भी पीर को दिल्ली में कांग्रेस का मन टटोलते दिखाई दिए। पवार ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पवार ने शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के इत्तेहाद वाली सरकार की थ्योरी को खारिज कर दिया। इसके लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर आज तो इस समय तो हमारे पास नहीं है। पवार ने सरकार बनाने की जिम्मेदारी एक बार फिर से बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद के कंधों पर डाल दी। इसके लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर आज तो इस समय तो हमारे पास नहीं है। बीजेपी और उनके साथीदार, उनके पास नंबर है। तो सरकार बनाने की जिम्मेदारी उनके पास है, उनके ऊपर है। फडणवीस ने भी दावा किया कि रियासत में जल्दी ही सरकार बनेगी, लेकिन कब बनेगी इसका उन्होंने इंकशाफ नहीं किया। महाराष्ट्र को नई सरकार की जल्द से जल्द आवश्यकता है और जल्द से जल्द नई सरकार बनेगी। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। रियासत में सरकार बनाने में हो रही देरी के पीछे शिवसेना की 50-50 फॉर्मूले वाली जिद मानी जा रही थी, लेकिन कल शाम को मुंबई में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद शिवसेना के सुर थोड़े नरम पड़ गए। अमित शाह साहब इस देश के गृह मंत्री हैं। हम उनका इतना आदर करते हैं जितना सरदार पटेल का करते हैं। जिस तरह से 370 का निर्णय लिया हटाने का, यह आसान काम नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बनाना आसान है, बन जाएगा। 370 हटाना बहुत ही साहसी कदम था और है।
महाराष्ट्र में सरकार बनाने में देर हो रही है, लेकिन इस देरी का इल्जाम किसी भी तरह से शिवसेना अपने सर उठाने को तैयार नहीं है। कन्फ्यूजन एक बन गया है पूरे राजनीतिक माहौल में, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम चाहते हैं सरकार बने और किसी की भी सरकार बनने में शिवसेना रोड़ा नहीं डाल रही है। महाराष्ट्र की असेंबली का मुद्दतेकार 8 नवंबर को पूरा हो रहा है और ऐसे में उम्मीद है कि नई सरकार का तश्कील नौ उसके पहले हो जाएगा। इसको देखते हुए बड़ी पार्टियों ने सरगर्मी तो तेज कर दी है, लेकिन नई सरकार की सूरत कैसी होगी ये तस्वीर अब तक धुंधली है। हो सकता है बीजेपी शिवसेना दोनों एक दूसरे के सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, इसीलिए वो सीएम ओहदे पर गहरी कशीदगी के बाद भी ना तो अलग हो रहे हैं और ना ही साथ चलने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो महाराष्ट्र में जारी सरगर्मी के दरमियान आज बीजेपी के बड़े लीडरान की मुंबई में मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में रियासत में सरकार बनाने और शिवसेना के साथ ताल्लुकात को लेकर चर्चा होने का इम्कान है। मीटिंग में हुकूमत बनाने के लिए हिकमत अमली पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी सदर अमित शाह से मुलाकात और उनसे मिली हिदायतों के बारे में भाजपा बड़े लीडरान को जानकारी दे सकती है। रियासत में सरकार को लेकर फिलहाल तस्वीर धुंधली जरूर है, लेकिन अगले 48 घंटों में सरकार की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाने की उम्मीद भी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र की असेंबली का मुद्दतेकार 8 नवंबर को पूरा हो रहा है और ऐसे में नई सरकार का 8 नवंबर से पहले बनना जरूरी है। बीजेपी को उम्मीद है कि उससे पहले रस्साकशी खत्म हो जाएगी। बीजेपी के बड़े लीडरान की आज मुंबई में मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में रियासत में सरकार बनाने और शिवसेना के साथ ताल्लुकात को लेकर चर्चा होने का इम्कान है। पीर को देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी सदर अमित शाह से मुलाकात हुई थी। बीजेपी जराये के मुताबिक शिवसेना के 50-50 फॉर्मूले पर अड़े होने के बाद भी सीएम ओहदे को लेकर वो किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। वही फार्मूले पे हम 25-30 साल साथ में है ना। एक 2014 का विधानसभा का चुनाव अगर छोड़ दिया तो वही फार्मूला लेके हम तो आज तक चल रहे। जराये के मुताबिक बीजेपी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपना रही है। शिवसेना से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन बीजेपी सीएम और होम मिनिस्ट्री पर कोई समझौता नहीं करेगी। शिवसेना को डिप्टी सीएम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट देने को तैयार है। दीगर वज़रा के महकमों के बंटवारे को लेकर ऑप्शन खुले हैं। इस डेडलॉक को तोड़ने की पहल खुद देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं। जराये के मुताबिक रियासत के सीएम देवेंद्र फडणवीस बहुत जल्द उद्धव ठाकरे से बातचीत कर पूरे मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि सीएम और उद्धव ठाकरे की ये मुलाकात बीजेपी लीडरान के साथ मीटिंग के बाद हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो फार्मूला तय है। एक 2-3 दिवसात सगळं स्थिती पडेल। शिवसेना बीजेपी के सबसे पुराने हामियों में से एक है। नजरियाती मसाइल के लिहाज से भी शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी के सबसे करीबी में से एक माना जाता है। लेकिन महाराष्ट्र इंतखाब में नतीजे आने के बाद और बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद को अक्सरियत मिलने के बाद भी दोनों के बीच बातचीत में कमी जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कन्फ्यूजन एक बन गया है पूरे राजनीतिक माहौल में, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम चाहते हैं सरकार बने और किसी की भी सरकार बनने में शिवसेना रोड़ा नहीं डाल रही है। एनसीपी और कांग्रेस भी शायद इत्तेहाद के इस गेम को समझ रहे हैं। इसीलिए शरद पवार ने एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच किसी भी तरह के अलायंस से इनकार कर दिया। इसके लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर आज तो इस समय तो हमारे पास नहीं है कि बीजेपी और उनके साथीदार उनके पास नंबर है। तो सरकार बनाने की जिम्मेदारी उनके पास है, उनके ऊपर है। ऐसे में उम्मीद है कि महाराष्ट्र में इत्तेहाद की गांठ जल्दी ही खुल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुलिस वर्सेस वकीलों का जो मामला था उसमें पुलिस हेडक्वार्टर पर पहुंचे हैं पुलिस की टीम और काली पट्टी बांधकर मुखालफत दर्ज करें। उनका कहना है कि एक तरफा ये मामला है, उनकी सुनी नहीं गई है, लिहाजा वो अपनी बातें लेकर वहां पहुंचे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप जासूसी मामले ने लोगों को हिला कर रख दिया है। हर तरफ से इस तरह की मजम्मत हो रही है और हुकूमत को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। व्हाट्सएप जासूसी मामले के बाद कंपनी के लिए छिपकर काम करना अब मुश्किल हो गया है।
इजराइल। यहां दुनिया की सबसे शानदार तकनीक का इजाद करने वाली कंपनियां हैं और उनमें से एक है एनएसओ ग्रुप। जो इजराइल में साइबर जासूसी और साइबर सिक्योरिटी का काम करने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 7,000 करोड़ रुपए की यह कंपनी अचानक गायब कैसे हो गई। जी मीडिया के साथ ही बैनुल अक़वामी न्यूज चैनल वियॉन के रिपोर्टर डैनियले पगानी ने इसकी तफ्तीश की और एनएसओ ग्रुप के पीछे मौजूद 3 नामों पर बड़ा इंकशाफ किया। ये 3 नाम हैं शेलेव हुलियो, ओमरी लेवी और निव कैरमी। इन्होंने मिलकर साल 2010 में एनएसओ ग्रुप की शुरुआत की थी। इनमें से शेलेव और ओमरी एनएसओ ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं और इन तीनों को जोड़ने वाला कनेक्शन है इजराइल की ताकतवर फौज। एनएसओ ग्रुप से पहले ये तीनों इजरायली फौज की यूनिट 8200 में काम करते थे। ये खुफिया यूनिट है जो इजरायली फौज के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से जासूसी करती है और इन तीनों दोस्तों ने मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाई जो आज पूरी दुनिया में जासूसी के लिए मशहूर है। इजराइल साइबर इंटेलिजेंस के मामले में दुनिया में सबसे आगे रहने वाले मुल्कों में से एक है। कहा जाता है कि इजराइल ने इतने ताकतवर हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो किसी हथियार की तरह उसे दुश्मनों से सिक्योरिटी दे सकते हैं। How big is cybersecurity when it comes to protecting the country? It's a major part of Israel's military. They've actually put in millions of shekels to try to increase that directorate, the cyber directorate. And you can see the cybersecurity world in the military in all aspects, whether it be in the Air Force, in the Navy, in the ground forces. Everything is connected. And everything in that way has to be protected. Because if you have a multi-million-dollar plane that could be hacked, you have to protect that. And the same has to go with the troops, the tanks on the ground. Our missile defense system also has to be protected online. So cybersecurity and the cyber world in general in the Israeli military is huge. दावा है कि पूरी दुनिया में हैकिंग या जासूसी करके जानकारी जुटाने का बिजनेस करीब 84,000 करोड़ रुपए का है और एनएसओ ग्रुप इसमें सबसे आगे है। 10 सालों तक यह कंपनी अपने जासूसी के काम को सीक्रेट रखने में कामयाब रही। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एनएसओ ग्रुप को फंडिंग से लेकर मार्केटिंग के काम में अमेरिका और यूरोप की कंपनियों से मदद मिलती रही है। एनएसओ ग्रुप खुफिया एजेंसियों को सरकार को फोन में हैक करने वाले पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर बेचा करती थी और इसी सॉफ्टवेयर से कंपनी ने करोड़ों रुपए की कमाई की। इसी साल एनएसओ ग्रुप की फाइनेंशियल डिटेल लीक हो गई थी। इसके बाद पता चला कि इसकी सालाना कमाई करीब 2100 करोड़ रुपए है, जबकि साल 2014 में इसकी सालाना कमाई सिर्फ 530 करोड़ रुपए थी। इन आदतों-शुमार को अगर सही माने तो सिर्फ 5 सालों में एनएसओ ग्रुप का बिजनेस 4 गुना बढ़ चुका है। पिछले 10 सालों से एनएसओ ग्रुप ने अपने काम करने के तरीकों को राज रखकर करोड़ों रुपए की कमाई की है। लेकिन अब व्हाट्सएप जासूसी कांड के बाद कंपनी के लिए छिपकर काम करना मुश्किल होगा। इजराइल से डैनियले पगानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में बिजली सारिफीन को झटका लगा है। सरकार ने बिजली की कीमतों में 9% के इजाफे के साथ लोगों को झटका दिया है। जहां घरेलू बिजली 9 पैसे फी यूनिट तक महंगी हुई है, वहीं दुकानदारों को 53% फी यूनिट महंगी बिजली मिलेगी, जबकि सनातों को मिलने वाली बिजली भी महंगी हुई है।